जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को क्लास 11th केमिस्ट्री के अंतर्गत चैप्टर 4 रासायनिक बंध और आणविक संरचना पढ़ा रहा हूं, जिसमें कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक बंध क्या होता है, रासायनिक बंध के प्रकार, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध के बारे में बताया। आज के इस वीडियो में हम सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे, जिसे हम ध्रुवी और अध्रुवी बंध के नाम से जानते हैं। तो ध्रुवी अध्रुवी बंध बताने से पहले मैं फिर से आपको सहसंयोजक बंध बता दे रहा हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा रासायनिक बंध जिसका निर्माण दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से होता है, ऐसे बंध को हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि एक देता है तो दूसरा लेता है। सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि इनमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की बराबर बराबर साझेदारी होती है। अगर एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा परमाणु भी एक इलेक्ट्रॉन देता है। अगर एक परमाणु दो इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा परमाणु भी दो इलेक्ट्रॉन देता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो ये डिपेंड करता है उनके बीच विद्युत ऋणात्मकता के मान पर, क्योंकि सहसंयोजक बंध में जितने भी परमाणु आपस में जुड़ते हैं उनके विद्युत ऋणात्मकता का अंतर काफ़ी कम या फिर शून्य होता है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता की, क्योंकि जब तक आपको विद्युत ऋणात्मकता समझ में नहीं आएगा तब तक आप ध्रुवी और अध्रुवी बंध को नहीं समझ पाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता की। तो विद्युत ऋणात्मकता को हम विद्युत ऋणता के नाम से भी जानते हैं। विद्युत ऋणात्मकता होता क्या है, पहले ये जानते हैं। तो सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता होता क्या है, पहले मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ इस एनिमेशन के थ्रू। होता क्या है कि जब दो परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ते हैं तो इसमें कोई एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जिसकी आकर्षण क्षमता यानी कि जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता अधिक होगी उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, और जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम होगी उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। तो जब सहसंयोजक बंध बनता है तो सहसंयोजक बंध में जो परमाणु साझे का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करता है तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, और जो साझे का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित नहीं करता उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ही कहलाती है विद्युत ऋणात्मकता। इंग्लिश में हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। विद्युत ऋणात्मकता को हम En से प्रदर्शित करते हैं। जिस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है उन पर आंशिक ऋणावेश होता है, तथा जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है उन पर आंशिक धनावेश पाया जाता है। तो जब भी हम सहसंयोजक बंध में दो परमाणुओं की बात करेंगे तो जिनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी उस पर हम डेल्टा निगेटिव बनाएंगे, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी उस पर हम डेल्टा पॉजिटिव बनाएंगे। डेल्टा निगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ जान लेना जरूरी है कि विद्युत ऋणात्मकता का मान आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। आप याद रखिएगा, जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो जितनी भी धातुएं होती हैं उनकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, जबकि जो अधातुएं होती हैं उनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, क्योंकि अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो आवर्त सारणी में जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं तो धातु से अधातु की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। इसलिए आवर्त सारणी में स्टार्टिंग में विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बाएं से दाएं बढ़ेंगे विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ेगा। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं कि आपको विद्युत ऋणात्मकता की वैल्यू दी गई है, और इसी वैल्यू के थ्रू हम ध्रुवी, अध्रुवी और आयनिक बंध के बारे में जानेंगे। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं ध्रुवी तथा अध्रुवी बंध के बारे में। तो ध्रुवी और अध्रुवी बंध दोनों ही सहसंयोजक बंध के दो प्रकार होते हैं। जब दो परमाणुओं के बीच समान इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो वहाँ पर अध्रुवी बंध बनता है,
यानी कि यदि समान प्रकार के परमाणु आपस में जुड़े तो वहाँ पर अध्रुवी बंध बनता है। इसका कारण यह है कि उन परमाणुओं की जो विद्युत ऋणात्मकता है उसका मान शून्य या लगभग आसपास होता है। जैसे हम बात करें O2 की, Cl2 की, H2 की, तो इनमें अध्रुवी बंध पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा? क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता सेम है। जैसे अगर ऑक्सीजन आपस में जुड़े, तो ऑक्सीजन परमाणु अगर आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ पर क्या बनेगा? O2 बनेगा। चूँकि दोनों परमाणु सेम है तो उनकी विद्युत ऋणात्मकता भी सेम है, तो यहाँ पर कोई आवेश नहीं बनेगा। तो ऐसे यौगिक कहलाएंगे हमारे अध्रुवी यौगिक, या तो हम उन्हें कह सकते हैं अध्रुवी सहसंयोजक बंध। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं ध्रुवी बंध की। तो ध्रुवी बंध क्या होता है? जब दो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का समान रूप से साझा नहीं होता, यानी कि एक परमाणु दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर एक परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता दूसरे परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता से अधिक होती है। तो जब एक परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता दूसरे परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता से अधिक होती है तो वहाँ पर बनता है ध्रुवी बंध। ध्रुवी बंध को हम ध्रुवी सहसंयोजक बंध भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसमें ध्रुवी, अध्रुवी या फिर आयनिक बंध बनेगा। तो याद रखिएगा, जब दो तत्वों के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 2 से अधिक होता है तो वहाँ पर बनता है आयनिक बंध। और यदि दो तत्वों के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 2 से लेकर 0.5 के बीच होता है तो वहाँ पर बनता है ध्रुवी बंध। और यदि विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 0.5 से कम होता है तो वहाँ पर बनता है अध्रुवी बंध। तो यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आप इसको नोट कर सकें। जैसा कि मैंने बताया कि जब विद्युत ऋणात्मकता का अंतर दो तत्वों के बीच 2 से अधिक होगा तो वहाँ पर आयनिक बंध होगा। और यदि विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 2 से लेकर 0.5 के बीच होगा तो वहाँ पर ध्रुवी बंध बनेगा। और यदि विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 0.5 से कम होता है तो वहाँ पर अध्रुवी बंध बनता है। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए क्योंकि इसकी आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए ध्रुवी बंध को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यदि हम बात करें HCl की, HCl में आपका पाया जाता है ध्रुवी बंध। अब हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो होती है 2.20, और वहीं क्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो होती है 3.16। तो हम क्या करेंगे? अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले से कम विद्युत ऋणात्मकता के मान को घटाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3.16 से 2.20 को घटाएंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0.96। और मैंने आपको बताया है कि जब विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 2 से लेकर 0.5 के बीच आता है तो वो यौगिक कहलाते हैं ध्रुवी बंध। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HCl में जो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है वो है 0.96। तो यानी कि यह एक कैसा यौगिक हुआ? ध्रुवी, यानी कि पोलर कंपाउंड हुआ। आइए कुछ अध्रुवी बंध के भी उदाहरण देखते हैं कि कैसे अध्रुवी बंध बनेगा। तो जैसे हम बात करें N2 की, तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है? 3.04। तो N2 में नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो दोनों का अगर हम वैल्यू आपस में माइनस कर दें तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो जितने भी अध्रुवी यौगिक होते हैं उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 0.5 से कम होता है। आइए ध्रुवी और अध्रुवी बंध के कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इन तीनों में से आपको देखना है कि कौन सा ध्रुवी है, अध्रुवी है। तो यदि हम बात करें HF की, तो इसमें फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो होती है 3.98 और हाइड्रोजन की होती है 2.20। तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होगा 1.78। इसलिए ये कैसे होंगे? ध्रुवी होंगे, क्योंकि ध्रुवी यौगिकों की जो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता है वो 0.5 से 2 के बीच होता है। वही बात करें हम दूसरे एग्जाम्पल BrCl की, तो यहाँ पर जो ब्रोमीन की विद्युत ऋणात्मकता है और क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता है, इन दोनों का अंतर अगर हम देखेंगे तो बहुत कम होता है। यानी कि जब विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है तो मैंने बताया था ऐसे यौगिक क्या होते हैं? अध्रुवी यौगिक होते हैं। तो जो क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता है यहाँ पर है आपकी 3.16 और ब्रोमीन की विद्युत ऋणात्मकता है 2.96। तो अगर इसको माइनस करें दोनों को तो आएगा 0.20। तो यहाँ पर जो EN है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, इसलिए कैसा कंपाउंड है? नॉन पोलर कंपाउंड।
क्योंकि नॉन पोलर कंपाउंड की जो EN की जो डिफरेंस होती है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डिफरेंस होती है, वो 0.5 से कम होती है। तो BrCl आपका कैसा यौगिक है? अध्रुवीय यौगिक है। बात करते हैं I2 की, तो यहाँ पर सिंपल सा चीज़ है कि दोनों एटम एक ही है, यानी कि आयोडीन ही है। तो आयोडीन की विद्युत ऋणात्मकता होती है 2.66। तो 2.66 से 2.66 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसलिए ये भी कैसा कंपाउंड है? यह एक अध्रुवीय कंपाउंड है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ध्रुवीय और अध्रुवीय यौगिक क्या होते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि कोई दिया गया कंपाउंड ध्रुवीय है या फिर अध्रुवीय है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम रासायनिक बंध तथा आणविक संरचना से जुड़े हुए और भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।